दोस्तों फाइनली ईपीएफओ ने यूपीएससी को एपीएफसी और ईओ पोस्ट की रिक्वेशन सबमिट कर दी है और अब यूपीएससी कुछ महीनों में इस एग्जाम की नोटिफिकेशन रिलीज कर देगा और फिर ये एग्जाम कंडक्ट होगा। तो दोस्तों जो लोग इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या इस एग्जाम को क्लियर करने का सपना देख रहे हैं उनके लिए बेस्ट टाइम है प्रिपरेशन करने का, क्योंकि अगर आप लोग अभी स्टार्ट करेंगे तभी आप सिलेबस को कंपेरेटिवली कवर कर पाएंगे और अपनी रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए भी टाइम निकाल पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि भाई आप लोगों की अगली 6 मंथ की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आप लोगों का स्टडी प्लान क्या होना चाहिए ताकि आप हर कंपोनेंट को अच्छे से प्रिपेयर कर पाएं। दोस्तों ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए जो कि अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। जो लोग अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर रहे हैं वो वीडियो ना देखें, जो लोग नोटिफिकेशन के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं वो तो बिल्कुल भी इस वीडियो को ना देखें। एंड दोस्तों मैं आप लोगों को आगे बढ़ने से पहले ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग एग्जाम्स की कंप्रेहेंसिव अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं तो हमने एक ट्रायल पैक आप लोगों के लिए लॉन्च कर रखा है, जो कि आप लोगों को ना सिर्फ मोटिवेशन देगा, गाइडेंस देगा, बल्कि आप लोगों को हमारे मेन कोर्सेज का डेमो भी देगा इन द फॉर्म ऑफ ट्रायल लेसन, ताकि आप एक आइडिया लगा पाओ कि हमने एपीएफसी और ई एग्जाम को हमारे मेन कोर्सेज में कैसे कवर किया है, ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन भी ले पाओ। तो दोस्तों अगर आपने इस ट्रायल पैक में एनरोल करना है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं 6 मंथ के स्टडी प्लान की, जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। जो वही बच्चा फॉलो करे जो अब प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए सोच रहा है, वो बच्चा फॉलो ना करे जो कि नोटिफिकेशन के बाद स्टार्ट करने वाला है। तो इस पर्टिकुलर प्लान में मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि जब भी हम प्लान बनाते हैं तो हमने बहुत सारे प्लान पहले भी बनाए होंगे लेकिन हम उनको फॉलो नहीं कर पा रहे होते हैं। देखो प्लान हमेशा एक रियलिस्टिक प्लान होना चाहिए जिसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाएं। हम हमेशा अपने आप से उतनी ही एक्सपेक्टेशन रखें जितनी हमारी टाइम हमारी सिचुएशन हमें परमिट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैं एक जो है वर्किंग प्रोफेशनल हूं जो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बारे में सोच रहा हूं, तो मुझे पता है कि यार मैं दिन में मैक्सिमम 4-5 घंटे ही दे पाऊंगा, मैं इससे ज्यादा घंटे नहीं दे पाऊंगा। पॉसिबल ही नहीं है कि भाई मैं अपनी 9 घंटे की जॉब भी संभालूं, अपनी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी संभालूं और फिर पढ़ाई भी करूं। तो यहां पर आप लोगों ने जो प्लान बनाना है, जो अपने लिए टारगेट सेट करने हैं, वो इन 4-5 घंटे पर डे के हिसाब से ही होने चाहिए। अनरियलिस्टिक प्लान आप लोगों को नहीं बनाना चाहिए और मेरी भी कोशिश यहां पर वही है कि भाई मैं आप लोगों को जो प्लान यहां पर दूं वो आप प्रैक्टिकली फॉलो कर पाओ। तो दूसरी बात कि जो लोग फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्लान को फॉलो करने से पहले एक बार वो अपने करंट टारगेट एग्जाम से इस एग्जाम की ओवरलैपिंग, एपीएफसी और एग्जाम की ओवरलैपिंग पक्का चेक करें। वो देखें कि भाई कौन सा एरिया ऐसा है जो मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है और कौन सा ऐसा एरिया है जो मुझे अलग से प्रिपेयर करना है। अब जब उनका स्टडी प्लान बनेगा तो वो कैसा बनेगा कि भाई कुछ एरियाज कॉमन होंगे एपीएफसी और ईओ एग्जाम में, और आपके टारगेट एग्जाम में फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, जनरल साइंस हो गया, ये कॉमन है बिटवीन एपीएफसी एंड ईओ। तो इनको आप अपने मेन टारगेट हिसाब से एग्जाम के हिसाब से ही पढ़िए और अलग से 2-3 घंटे पर डे निकालने की कोशिश करिए फॉर दी ईपीएफओ स्पेशल कंपोनेंट जो सिर्फ ईपीएफओ में आते हैं। तो आप लोगों को अपना स्टडी प्लान जो फॉलो करना है वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फॉलो करना है और बहुत ही रियलिस्टिक मैनर में फॉलो करना है। मैं यही चाहूंगा कि भाई अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो सुबह और शाम आप 2-2 घंटे निकालने की कोशिश करिए ताकि 4 घंटे आपके पास प्रिपरेशन के लिए डेली हो। और ये अगर 4 घंटे आप डेली निकालेंगे तो अगले 6 महीने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली सिलेबस कवर करने में। अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देखो आप अपने मेन टारगेट एग्जाम को प्रिपेयर करो, क्योंकि उस मेन टारगेट एग्जाम से भी आपके एपीएफसी और ईओ के कुछ कंपोनेंट्स प्रिपेयर हो रहे हैं। लेकिन उसके अलावा एक अलग से भी शिफ्ट दो जहां पर आप ईपीएफओ के जो यूनिक कंपोनेंट ईपीएफओ में आते हैं उनको आप कवर कर पाओ। ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट रिक्वेस्ट, क्योंकि हम जनरली रैंडमली प्लान फॉलो करना शुरू कर देते हैं विदाउट चेकिंग कि भाई हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। तो पहले एक बार हमारी रिक्वायरमेंट पक्का चेक करिए। सेकंड थिंग कि यहां पर मैंने एक बिगिनर एक एडवांस हर किसी के लेवल के हिसाब से आपके लिए स्टडी प्लान बनाया है। देखो अगर आप लोगों ने चीजें कवर कर ली हैं तो आप उतने टाइम में चीजों को अच्छे से रिवाइज कर लो और एक बार अपनी रेडीनेस देख लो। और अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 35 डेज इनफ है अकाउंटेंसी के लिए और 20 डेज इनफ है इकोनॉमी के लिए, बट आपको रेगुलरली विदाउट एनी ब्रेक चीजों को कवर करना पड़ेगा। और जो स्टडी प्लान मैं आपको आगे शेयर भी करूंगा सब्जेक्ट वाइज वो आपको फॉलो भी करना पड़ेगा। दोस्तों जब तक नोटिफिकेशन रिलीज नहीं होती है मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप एपीएफसी स्पेसिफिक करंट अफेयर मैगजीन फॉलो मत करिए, आप डेली न्यूज़पेपर रीड करिए अगर आप सिर्फ एपीएफसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर सिर्फ ईयू एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अगर आप कोई और टारगेट एग्जाम भी लेकर चल रहे हो और उसके साथ एपीएफसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो टिल द रिलीज ऑफ नोटिफिकेशन आप अपने मेन टारगेट एग्जाम की करंट अफेयर मैगजीन पढ़िए, क्योंकि वहां से भी आपके यहाँ के करंट अफेयर प्रिपेयर होंगे। तो मेरे प्लान में आपको करंट अफेयर नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भाई टिल नोटिफिकेशन सिर्फ न्यूज़पेपर रीडिंग करिए और अपने मेन टारगेट एग्जाम की करंट अफेयर मैगजीन पढ़िए, क्योंकि आप लोगों को एपीएफसी एग्जाम में 6 मंथ बिफोर दी एग्जाम वाले करंट अफेयर प्रिपेयर करने होते हैं। तो जब आपकी एग्जाम डेट या नोटिफिकेशन आएगी तो उस हिसाब से आप अपने 6 महीने पीछे के मैगजीन पढ़ना शुरू करिएगा, अभी वो रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर जो मैंने सबसे पहले काम किया कि मैंने आपके लिए डे वाइज स्टडी प्लान आपको दिया है कि भाई अकाउंटेंसी मॉर्निंग में पढ़िए। क्यों मॉर्निंग में पढ़िए? क्योंकि दोस्तों इन कंपोनेंट्स में हाई कंसंट्रेशन डिजायर्ड होती है, आप लोगों को थोड़ा एफर्ट मारना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो इवनिंग में जनरली लोग थके हुए होते हैं, ऑलरेडी पूरे दिन का ड्रेन आउट हो चुका होता है, तो इसलिए इवनिंग में आप मॉर्निंग आप अकाउंटेंसी पढ़िए, फिर इकोनॉमी,
फिर आईआर एंड लेबर लॉ अगेन एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, इसमें आपको काफी टाइम देना पड़ेगा, लगभग 35 डेज आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि आईआर वाला पोर्शन जल्दी हो जाएगा बट 12 लेबर लॉस के लिए आपको टाइम डिवोट करना पड़ेगा। देन इंडियन पॉलिटी टाइम कंज्यूमिंग है, आपको लगभग 60 घंटे इसमें देने पड़ेंगे। साइंस में भी आपको 15-20 दिन देने पड़ेंगे और ऑडिटिंग इंश्योरेंस भी आपको एंड में कवर करना पड़ेगा। इवनिंग में मैंने जनरली वो कंपोनेंट रखे हैं जहां पे आपको थोड़ी सी कंसंट्रेशन अगर कम भी होगी तो भी काम चलेगा, ठीक है। एक दो कंपोनेंट हैवी यहां पर भी है बट फिर भी आपको जो है कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसको फॉलो करने में, ठीक है। फिर दोस्तों रिवीजन और प्रैक्टिस में आपको दिखाऊंगा कि मैंने ड्यूरिंग दी प्रिपरेशन भी इंक्लूड किया और एंड में भी इंक्लूड किया। फॉर एग्जाम्पल जब आपके 5 महीने में ये वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप रिवीजन एंड प्रैक्टिस पे आ जाइए लास्ट महीने में, और यहाँ पर जैसे आपका 165 दिन में जो है पोर्शन कंप्लीट हो रहा है, फिर आप रिवीजन और प्रैक्टिस में आ जाइए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये रिवीजन और प्रैक्टिस आप एंड में ही करेंगे, ये रिवीजन और प्रैक्टिस आप लोगों को ड्यूरिंग दी प्रिपरेशन भी करनी है। कैसे करनी है अभी आपको आगे क्लैरिटी मिलेगी। तो 2 घंटे मॉर्निंग में और 2 घंटे इवनिंग में मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और दोस्तों आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप इतनी बड़ी पोस्ट टारगेट कर रहे हैं एपीएफसी और ईओओ, तो दोस्तों इतना टाइम तो डिवोट करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं प्लान की। देखो मैंने आपको बोला कि डे 1 से लेकर डे 35 तक आप लोगों को अकाउंटेंसी फॉलो करना है। तो यहां पर आप लोग मॉर्निंग शिफ्ट में अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, तो आपको अपने लिए एक प्रॉपर प्लानिंग बनानी, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं और आप इसको अपने हिसाब से वेरी भी कर सकते हैं। तो जैसे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पहला टॉपिक है हमारा अकाउंटेंसी का, तो यहां पर आपने उसको डे 1 में कवर करना है और डे 1 में 2 घंटे में कवर हो जाएगा। लेकिन आपने 2 घंटे में 1 घंटे 45 मिनट आपने इसको पढ़ना है और 15 मिनट आपने इसका क्विज देना है, क्योंकि हम डेली भी प्रैक्टिस करेंगे कि जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं क्या वो हम ढंग से पढ़ रहे हैं, क्या हमारे उसमें जो है अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप हो रही है, क्या हम उसमें अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। तो दोस्तों ये डेली की टेस्टिंग आप लोगों को एक ट्रैक पे रखेगी और आपको अपना स्टेटस जो है बताती रहेगी। फिर दोस्तों जैसे आप थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। फिर आप रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कवर करेंगे, जहां पे आपको 4 दिन लगेंगे, 3 4 4 5 6 7, क्योंकि बड़ा टॉपिक है। फिर आप रिवीजन करेंगे, जैसे ही आपका एक थोड़ा सा पोर्शन कंप्लीट होगा, कंसिडरेबल पोर्शन कंप्लीट होगा, फिर आप रिवीजन में आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक कंपोनेंट को कवर करना है। मैंने हर एक कंपोनेंट का प्लान आपसे शेयर किया है। ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपको लिंक टेलीग्राम ग्रुप का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, ठीक है। फिर दोस्तों ट्रायल बैलेंस एंड बिल ऑफ एक्सचेंज आ जाता है, फिर अकाउंटिंग फॉर शेयर आ जाता है। तो इस तरीके से हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए डे एलोकेट किए गए हैं, इन डेज को आप फॉलो कर सकते हैं। और बीच बीच में रिवीजन भी है, जो आप लोगों को अपने कंसिडरेबल पोर्शन को कंप्लीट होने के बाद करनी पड़ेगी। तो जब आप प्रैक्टिस भी करेंगे ना, तो भी एक तरह से प्रैक्टिस आपकी रिवीजन ही करवा रही है, प्रैक्टिस आपको हेल्प ही कर रही है और अच्छे से चीजों को समझने में। तो ये रिवीजन आपको थोड़ा सा जो है इन्फोर्स करेगी कि हाँ यार जो पढ़ रहा हूं वो मेरे कंट्रोल में है, उसमें अच्छा स्कोर कर पा रहा हूं। तो ये पूरा प्लान अकाउंटेंसी का है, ठीक है। अकाउंटेंसी के लिए बुक कौन सी फॉलो करनी है दोस्तों, अगर आप लोग इस अकाउंटेंसी को अच्छे से कवर करना चाहते हैं तो आप क्लास 11th और क्लास 12th की एनसीईआरटी को अच्छे से कवर कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में उनमें से भी आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छी बुक है इसमें डीके गोयल की, और जो डीके गोयल की बुक है ना, ये आप लोगों को एनसीईआरटी को अच्छे से समझने में हेल्प करेगी। तो यहाँ पे ध्यान ये दीजिएगा कि भाई जो भी हम पढ़ रहे हैं वो हम अच्छे से पढ़ें और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें अकाउंटेंसी में, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रीड करने से या फिर रट्टा मारने से काम नहीं चलने वाला। पेपर में क्वेश्चन जो हैं वो कंसेप्चुअल आ रहे हैं, तो समझ अगर होगी तभी आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। सेकंड है जैसे न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी दोस्तों मैंने इनके लिए डेज तो फिक्स किए हैं, बट मैं आपसे आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे ही आप इन पर्टिकुलर न्यूमेरिकल एबिलिटी के टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे, फिर आपने डेली अपनी प्रिपरेशन में आधा घंटा और बढ़ा देना है, जहां पर आप इनको डेली क्वेश्चंस की फॉर्म में प्रैक्टिस करें। मतलब एक बार आपने टॉपिक प्रैक्टिस किए, आपने जैसे नंबर सिस्टम पढ़ा, आपने उसका क्विज दिया, आपने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा, आपने उस दिन उसका क्विज दिया, आपने एलसीएम एचसीएफ पढ़ा, फॉर्मूले पढ़े और 2-3 ट्रिक सीखी और उनका क्विज दिया। तो ये आपकी ड्यूरिंग द प्लान 1 to day 30 आपने प्रिपरेशन कर ली। लेकिन अकाउंटेंसी एक ऐसा कंपोनेंट है जो आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ताकि आपकी रिदम मेंटेन रहे, ताकि आप इसमें अच्छा कंट्रोल कर पाए। क्योंकि काफी लोगों को ये दिक्कत फेस होती है कि सर हमारा अकाउंटेंसी अच्छा नहीं है, हमने एफर्ट भी डाल के देख लिया, तो सर वो अच्छा इसलिए नहीं होता क्योंकि हम एक बार करके छोड़ देते हैं या फिर हमें फोबिया होता है। तो यहां पर पहली बात तो जब हम 30 दिन इसमें डिवोट कर रहे हैं, तो 30 दिन में हम हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, उस पर क्विज सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि भाई ये टाइमिंग जो हमारी क्विज सॉल्व करने की इसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद हम इसको रेगुलरली रिदम में प्रैक्टिस भी करेंगे, ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बरकरार रहे, उसमें कोई डायल्यूशन ना हो। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी बुक आती है डॉक्टर आर एस अग्रवाल की, आप वो फॉलो कर सकते हैं। इसमें आप इन टॉपिक्स जो मैंने मेंशन किए, इन टॉपिक्स को आप कवर करना शुरू करिए। तो नंबर सिस्टम में 3 दिन लगेंगे, बड़ा टॉपिक है और आपको आगे फाउंडेशन भी बनाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक और बात है कि यूपीएससी आपसे लगभग हर टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ रहा है, और दिक्कत क्या आती है कि आपको पुराने टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए नए टॉपिक्स को पढ़ने के लिए। फॉर एग्जांपल जब आप परसेंटेज पे जाएंगे तो नंबर सिस्टम आपको थोड़ा सा आना चाहिए, आपको स्क्वायर रूट वगैरह आना चाहिए, आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। तो ये सब चीजें अगर आपने करनी है तो आपको एक रिदम में जाना पड़ेगा, एक सीक्वेंस में जाना पड़ेगा। तो ये डेज स्किप मत करिएगा,
और दोस्तों अगेन जब मैं रिवीजन की बात यहाँ पे क्वांट में कर रहा हूँ तो फॉर्मूलों को एक बार रिवाइज करना है, बट रिवीजन के दौरान भी आप एक क्विज पक्का दीजिएगा इन द केस ऑफ क्वांट सेक्शन। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की जो है इंडियन इकोनॉमी, जो एपीएफसी में थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है बट ईओए में बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर भी बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ है, इंट्रोडक्शन टू डिमांड एंड सप्लाई है, मॉनेटरी पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी है। तो आपको हर एक पर्टिकुलर टॉपिक को एक पर्टिकुलर डे पे कंप्लीट करना है, जैसा सीक्वेंस मैंने यहाँ पे आपसे शेयर किया है। प्लस आप लोगों को क्विज तो पक्का देना ही देना है दोस्तों, क्विज से कोई कंप्रोमाइज नहीं है। और फिर रिवीजन, जैसे इंट्रोडक्शन टू डिमांड एंड सप्लाई पहले दिन में हो जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक दिन में हो जाएगा, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ जहां पे जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट, आप ये सब चीजें पढ़ते हैं तो वो आपकी यहाँ पे कवर होंगी। फिर पॉवर्टी एलिवेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्यादा मतलब रीडिंग वाला है, अंडरस्टैंडिंग वाला ज्यादा नहीं है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया एक दिन में हो जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी में 2 दिन लगेंगे, क्योंकि आपको मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, उसके टाइप क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तो यहाँ पे जो टाइम दिया ना मैंने, वो टॉपिक की रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिया और एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी दिया है। तो दोस्तों स्टडी प्लान प्रैक्टिकल है और मैं उस हिसाब से डेलोकेट कर रहा हूँ कि भाई आपकी चीजें कंप्लीट भी हो। तो ये इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है। सिमिलरली जो हमारा एक और कंपोनेंट है इंपॉर्टेंट, वो है इंग्लिश। दोस्तों ये कंपोनेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में 20 क्वेश्चन आते हैं और 20 क्वेश्चन मतलब 50 मार्क्स और स्कोरिंग भी है। तो यहां पर आप लोगों ने ध्यान देना है कि इंग्लिश को आपने पढ़ना जरूर है, ग्रामर वाले पोर्शन को भी, बट कुछ टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे रीडिंग कंप्रेhension बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसमें 2 दिन इसलिए दिए हैं क्योंकि भाई पेपर में पता है कि 5 क्वेश्चन आने ही आने, सिनोनिम एंटोनिम से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये पूरा प्लान आपके लिए जो है, यहाँ पे रिवीजन भी है, क्विज भी है और आपको टॉपिक वाइज लिस्टिंग भी देखने को मिल रही है। तो इस प्लान से आपके 3 फायदे सॉल्व हो रहे हैं। कौन कौन से फायदे आपको मिल रहे हैं? पहला फायदा कि भाई मुझे पूरी टॉपिक डिकोडेड सिलेबस की लिस्ट मिल रही है कि मुझे हर कंपोनेंट में कौन कौन सा टॉपिक प्रिपेयर करना है। दूसरा फायदा कि मुझे साथ में ही प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है और मुझे ये भी पता लग रहा है कि किस टॉपिक पर कितना टाइम एलोकेट करना चाहिए। और तीसरा फायदा कि मेरी प्रिपरेशन के साथ साथ ही रिविजन भी हो रही है। दोस्तों ये प्लान है इंग्लिश का, डे 31 से 55। फिर आता है एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, आईआर एंड लेबर लॉ। पेपर में 15 क्वेश्चन पूछ रहे हैं एंड दोस्तों अभी तक इसका डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई नहीं गया है। लोगों ने काफी अच्छा स्कोर किया आईआर एंड लेबर लॉ पे डिस्पाइट गिविंग वेरी लेस एफर्ट। तो यहां पर अगर आपको अच्छी आउटपुट चाहिए तो आपको टॉपिक्स एक बार पढ़ने पड़ेंगे। आईआर वाला पोर्शन सिंपल है, ज्यादा एफर्ट नहीं माने, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, बट यहां पर थ्योरी में जो डाटा है, जैसे आर्टिकल्स हो गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे आपको बहुत सारे ट्रेड यूनियन कब बनी, उनसे कौन सी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज एसोसिएटेड थी, ठीक है, उनकी मेजर एक्टिविटीज वो कौन सी पार्टी से एफिलिएट करती हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपको रखनी पड़ेगी। और जो लेबर लॉ की बात आएगी तो लेबर लॉस में आप लोगों को प्रोविजन पढ़ने पड़ेंगे, उनकी डेफिनेशंस के बारे में आपको क्लैरिटी होगी, तब जाके आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सेम गोज विद सोशल सिक्योरिटी ऑल्सो, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी एक और कंपोनेंट है दोस्तों, जहां पे आपको 5-6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। थोड़ा करंट अफेयर है यहाँ पर, बट 5 एक्ट भी हैं। कौन कौन से एक्ट हैं? जैसे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। तो यहाँ पे हर एक पर्टिकुलर एक्ट के लिए मैंने उतने डेज मेंशन कर दिए हैं डिपेंडिंग ऑन दी पेज, कि भाई उस एक्ट में कितने पेज हैं। तो आपको इस प्लान को फिर एक स्टेप में फॉलो करना है। सोशल सिक्योरिटी और लेबर लॉ में एक बात का ध्यान रखिएगा कि बाउंड्री हमारा बेयर एक्ट है और हमें उस बाउंड्री से बाहर नहीं निकलना है। आपको चीजें एक बार में समझ नहीं आने वाली, बहुत मुश्किल होता है एक बार में समझना। आपको मल्टीपल टाइम लेबर लॉस को पढ़ना पड़ेगा और आपको कुछ चीजों के शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और दोस्तों कहां से पढ़ना है? तो आईआर वाले पोर्शन के लिए आप प्याली घोष की बुक फॉलो कर सकते हैं एंड लेबर लॉस के लिए आप लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट से एक्ट एंड रूल वाले सेक्शन में, आईआर वाले सेक्शन में जाके आप लोगों को आईआर के, और सोशल सिक्योरिटी वाले सेक्शन में जाके आप लोगों को सोशल सिक्योरिटी के एक्ट मिल जाएंगे। कौन से एक्ट हमने डाउनलोड करने हैं? जो एक्ट की लिस्ट मैंने आप लोगों को दी है, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, अब बात करते हैं गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच इज बेसिकली इंडियन पॉलिटी। तो इंडियन पॉलिटी में भी आप लोगों को काफी टाइम देना पड़ेगा, लगभग 30 दिन देने पड़ेंगे। तो यहां पर हम स्टार्ट करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क से। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मेंशन भी कर दिया आप लोगों के लिए, 3-4 दिन लगेंगे। देन सिटीजनशिप एक दिन में हो जाती है। राइट्स एंड ड्यूटीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको 4-5 दिन देने पड़ेंगे यहाँ पर, और फिर रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम तक आप आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 51A तक पढ़ चुके होंगे। प्लस आप लोगों को बहुत सारी ऐसी टर्म्स सुनने को मिलेंगी जिनकी क्लैरिटी आगे वाले पोर्शन को समझने के लिए बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल फेडरलिज्म, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये चीजें क्लियर करते जाइएगा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। फिर आता है सेंटर स्टेट रिलेशन, एग्जीक्यूटिव, छोटे छोटे टॉपिक हैं बट इंपॉर्टेंट हैं, बट एग्जाम में इनसे क्वेश्चन कम आ रहे हैं। पार्लियामेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके लिए मैंने आपको अगेन पूरे 5 दिन दिए हैं, 6 दिन दिए, सॉरी, 5, 6, 7, 8, 9। तो आपको इन 6 दिन में पार्लियामेंट में अच्छे से जो है बिल क्या होते हैं, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन क्या है मेंबर्स की, ठीक है, बजट के बारे में और स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में अच्छी सी चीजें कवर करनी पड़ेंगी। तो ये प्लान है पॉलिटी का, अगेन यहाँ पर रिविजन इंक्लूडेड है। फिर उसके बाद आता है हमारा एक और कंपोनेंट
इंडियन कल्चर एंड फ्रीडम मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते हैं, क्योंकि भाई कल्चर भी है, हिस्ट्री भी है, पेपर में 10 क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रहे हैं और यहाँ पर सिलेबस बहुत वास्ट है। तो दोस्तों सिलेबस को लिमिट करना पड़ेगा और लिमिट करने के बाद उसको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने कल्चर के लिए आपको टाइम दिया है टॉपिक के हिसाब से, और फिर यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री आ गई है, और मॉडर्न हिस्ट्री के बाद मैंने आप लोगों को बोला कि भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको एंशिएंट और मिडिवल के भी पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि भले ही सिलेबस में एंशिएंट और मिडिवल मेंशन नहीं है, बट एग्जाम में वो एंशिएंट और मिडिवल से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो दोस्तों हिस्ट्री में टाइम दीजिएगा, और अगेन आपके छोटे छोटे नोट्स पक्का बने, क्योंकि आप लास्ट में दोबारा बुक्स रिवाइज नहीं करने वाले, आप एंड में दोबारा से लक्ष्मीकांत पूरी नहीं पढ़ेंगे, आप एंड में दोबारा से स्पेक्ट्रम पूरी नहीं पढ़ेंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप लोगों को स्पेक्ट्रम की बुक फॉलो करनी है, कल्चर वाले पोर्शन के लिए आपको नितिन सिंघानिया की बुक फॉलो करनी है, और जो एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री वहां पर आप तमिलनाडु बोर्ड की SCRT जो क्लास 11th की और 12th की है वो आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े जनरल साइंस। तो सर जनरल साइंस में आप लोगों को बेसिक साइंस पढ़नी है, और बेसिक साइंस में बेसिक फिजिक्स आती है, बेसिक केमिस्ट्री आती है और बेसिक बायोलॉजी आती है। और जो एग्जाम का लेवल है वो अभी तक 6 से 10th का लेवल है, तो यहाँ पर 6 से 10th की NCERT आप पढ़ सकते हैं इन पर्टिकुलर डेज में, और या फिर आप ल्यूसेंट की या फिर अरविंद पब्लिकेशन की जनरल साइंस की मैगजीन उठा के उनको एंड टू एंड कवर कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। कंप्यूटर एप्लीकेशन लो हैंगिंग फ्रूट है, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि 10 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 25 मार्क्स हो गए, छोड़ सकते नहीं हो, ना APFC के लिए ना EOO के लिए। तो यहाँ पर भी मैंने आपको टॉपिक लिस्टिंग दी है और आप लोगों को टाइम जो है डिवोट किया है, और आप अरविंद पब्लिकेशन की कंप्यूटर अवेयरनेस को फॉलो कर सकते हैं। सेम विद स्टेट ऑल्सो, स्टेट थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए आपको इतना पढ़ना नहीं चाहिए, बट अगर फिर भी पढ़ना है तो मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन और डिस्पर्जन पे आप फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लीजिए, और ये फॉर्मूलास आपको कहीं भी इंटरनेट पे मिल जाएंगे। तो अब आता है ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस। अगेन थोड़ी वेटेज कम है, बट अगर आप लोग को छोड़ना नहीं चाह रहे हो, अगर आप हर लास्ट क्वेश्चन को भी टारगेट करने की सोच रहे हो, तो यहाँ पर ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस के लिए आपको ये टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। मैंने सामने डेज मेंशन कर दिए, और दोस्तों इस प्लान में मैं आपको हर जगह बार बार बोल रहा हूँ कि भाई क्विज देना मत भूलिएगा टॉपिक पढ़ने के बाद, ताकि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग चेक कर पाओ, और रिवीजन रेगुलरली करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस के लिए आपको जो बुक आती है वो आपको मतलब नहीं फॉलो करनी, क्योंकि बहुत मोटी बुक के लिए आपको ये जो है टॉपिक्स कवर करना मतलब कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो नहीं है। आप इसके लिए इंटरनेट का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। इंश्योरेंस के लिए आप एडई की जो ई बुक होती है इंश्योरेंस की वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर आता है PDG, जो कि अगेन एक फैब्रिकेटेड टॉपिक है, ऐसे हमें कंपोनेंट देखने को नहीं मिलता, जहां पर आपको इंडियन फिजियोग्राफी 3-4 दिन लगेंगे, जहां पे रिवर सिस्टम हो गया, माउंटेन्स हो गई, देन वेजिटेशन हो गया, वो आप कवर करेंगे। फिर ड्रेनेज सिस्टम अलग से मैंने कवर करने को बोला है, क्योंकि एग्जाम में जो अगर आप 15 का और 21 का पेपर देखोगे तो आपको क्वेश्चन दिखेंगे, बट ऐसा सिलेबस का पार्ट नहीं है। फिर आपके ये वाले टॉपिक्स। ठीक है, अब लास्ट में आता है लॉजिकल रीजनिंग, जहां पे अगेन आप RC अग्रवाल की बुक फॉलो करिए, और ये टॉपिक लिस्टिंग मैंने आपको दी है, ये टॉपिक लिस्टिंग आप फॉलो करेंगे। बट दोस्तों रीजनिंग एज सच एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन ही वो रीजनिंग का पूछ रहे हैं, क्वांट से वो ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये स्टडी प्लान आप लोगों को हेल्प करेगा अगले 6 महीने में रिविजन करने में, चीजों को कंप्रेहेंसिवली कवर करने में, और कॉन्फिडेंस गेन करने में कि हाँ यार मैंने जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे एग्जाम के लिए पता था मैंने वो हर कवर कर लिया, और अब मैं इस एग्जाम को अच्छे से डील कर सकता हूं। और दोस्तों यही कॉन्फिडेंस हमें अच्छा बनाता है, मजबूत बनाता है एग्जाम को डील करने से, क्योंकि एग्जाम लास्ट टाइम बहुत टफ आ गया एकदम। तो जिस बच्चे ने शॉर्टकट फॉलो किए थे या एवरेज प्रिपरेशन करी थी वो बाद में फंस गया। तो जिस बच्चे ने कंप्रेहेंसिव प्रिपरेशन करी थी उसकी प्रिपरेशन काम आई वहां पर ऐसे पेपर को डील करने में। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ बात ध्यान रखिएगा अगर आप स्टडी प्लान फॉलो कर रहे हैं, कि कुछ मिस्टेक्स हम लोगों को पक्का अवॉइड करनी है। ये मिस्टेक्स क्या हैं कि भाई नोटिफिकेशन आएगी तभी देखेंगे, ये आदमी तो हर बार आ जाता है हमें बताने कि आ रही है नोटिफिकेशन, ये तो मतलब हम क्यों तैयारी करें जब नोटिफिकेशन का आता पता ही नहीं है। तो दोस्तों ये मिस्टेक जो है बाद में बहुत भारी लगती है। क्यों भारी लगती है? क्योंकि पिछली बार जब नोटिफिकेशन हम बता रहे थे लोगों को कि भाई आने वाली हमने शायद नवंबर या दिसंबर से बताना शुरू कर दिया था कि नोटिफिकेशन आने वाले, लोगों ने नहीं माना, और नोटिफिकेशन 25 फरवरी 2023 को गिर गई, और उसमें एग्जाम डेट जो आई वो 2 जुलाई आई। तो आपके पास सिर्फ 4 महीने का टाइम था इतना बड़ा सिलेबस प्रिपेयर करने के लिए। तो जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो लोग मतलब मल्टीपल एग्जाम के साथ इसको प्रिपेयर करने की सोच रहे हैं, उनके लिए 4 महीने इनफ नहीं है। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा हेड स्टार्ट करना पड़ेगा, पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर नोटिफिकेशन थोड़ी डिले होती भी है तो आपकी प्रिपरेशन तो वेस्ट नहीं जाने वाली ना, आप उसको रिवीजन में जो है टाइम को यूटिलाइज करिएगा। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड कि भाई बाउंड्री में रहिए, क्योंकि जो कंपोनेंट आप लोग यहां पर देख रहे हैं दोस्तों लिमिटलेस है। आप अकाउंट्स जितना मर्जी चाहे उतना मर्जी पढ़ सकते हैं, आप हिस्ट्री जितनी मर्जी चाहे उतनी सारी पढ़ सकते हैं, इतना सारा कंटेंट है
बट क्या वो एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, ये हमें चेक करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ सिलेबस एंड पीवाईक्यूज। टॉपिक्स आपके पास हैं, सिलेबस आपने देख लिया, पीवाईक्यू एनालिसिस के लिए आप मेरी कोई और वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने अच्छे से पीवाईक्यू एनालिसिस की है, आपको एग्जाम की रिक्वायरमेंट बताई है, ताकि आपका प्रिपरेशन का बाउंड्री स्कोप जो है फाइनल हो जाए और आप उसी बाउंड्री के अंदर रह के अपनी तैयारी को पूरा करें, आप ऑन दी ट्रैक ही प्रिपरेशन करें। फिर दोस्तों एक और इशू क्या आता है कि हम बैलेंस्ड प्रिपरेशन नहीं करते। मैंने हमेशा ये बोला है कि भाई एपीएफसी और ईओ एग्जाम में 3 पिलर हैं प्रिपरेशन के। पहला पिलर क्या है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश प्लस करंट अफेयर। सेकंड पिलर क्या है कि भाई आप लोगों को जीएस अच्छे से प्रिपेयर करना है। और थर्ड पिलर क्या है कि ईपीएफओ स्पेशल कंपोनेंट, आईआर एंड लेबर लॉ, अकाउंटेंसी, सोशल सिक्योरिटी, कंप्यूटर अवेयरनेस। इन चारों पिलर को एक साथ, तीनों पिलर को एक साथ लेके चलो, किसी की प्रिपरेशन हाई या लो मत करो, क्योंकि इन तीनों की ही जरूरत पड़ेगी एग्जाम क्वालिफाई करने में। ठीक है दोस्तों, एक और पॉइंट क्या है कि हम नोट्स नहीं बनाते, हम बुक में ही हाईलाइट वगैरह करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों नोट्स बनाना एक बहुत अच्छी हैबिट है, और नोट्स आपको बहुत साफ सुथरे नहीं बनाने, आपको एंड टू एंड पूरे वर्ड बाय वर्ड नहीं लिखना है, आपको वहां पे थोड़ी सी क्रिएटिविटी अपनी हेल्प जो है इंक्रीज करनी पड़ेगी, और रफ राइटिंग की तरह आप नोट्स बनाइए और सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नोट करिए जो आप भूल सकते हैं, बट नोट्स पक्का बनाइए। जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक छोटी डायरी रख लीजिए, जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको लगता है मैं भूल जाऊंगा वो आप पक्का मेंशन कर लीजिए। और दोस्तों प्रोक्रेस्टिनेट मत करिए कि चल हो जाएगा, कर लेंगे, होता रहेगा, अभी बहुत टाइम पड़ा है। दोस्तों टाइम यूं बीतेगा और बाद में आप पछताओगे। तो जो भी करना है अभी करो, हर दिन को अर्जेंट मान के चलो, ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी रहे। और दोस्तों आप सेल्फ स्टडी के थ्रू एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, पूरी तरीके से पॉसिबल है। अगर आप कोर्सेज के थ्रू करना चाहते हो तो हमने 3 डिफरेंट कोर्सेज आपके लॉन्च किए हैं। पहला कोर्स है मास्टर कोर्स, जहां पर हम आपको एपीएफसी और एग्जाम के हर एक कंपोनेंट को कंप्रेहेंसिवली प्रिपेयर करवा रहे हैं। सेकंड कोर्स टेस्ट सीरीज प्लस, जहां पे हम आपको यूपीएससी वाले बच्चों को जीएस और क्यूआरई के प्रैक्टिस एमसीक्यूज, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, और जो स्पेशल कंपोनेंट की कंप्रेहेंसिव प्रिपरेशन दे रहे हैं। और तीसरा कोर्स है टेस्ट सीरीज, जहां पे जिस बच्चे ने सिलेबस पूरा कवर कर लिया उसके लिए वो प्रैक्टिस और जो है रिवीजन के लिए है। तो दोस्तों आप अगर उन कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दिस वाज अबाउट दिस स्ट्रेटेजी। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन आपके पास है, आप पक्का मेंशन करिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।